हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से सामान्य हिंदी DSSB में जो 2026 में जितने भी एग्जाम हुए थे उनकी जनरल हिंदी के PYQ कंटिन्यू सीरीज चल रही है। इसकी ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये सिलेक्शन सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद 4 ऑप्शन के मैं इसका क्या है एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जिसके लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। GK GS की भी चल रही है, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से। ठीक है, और GK GS की अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा मजबूत कर सकते हैं। उसके 4 ऑप्शन जो होते हैं मैंने उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और जो 4 ऑप्शन है जब मैं डिटेल कर रही हूँ तो अदर एग्जाम्स में भी उन 4 ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको आप देख सकते हैं एग्जाम से पहले। देरी न करते हुए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये जो MTS का एग्जाम हुआ था जनरल हिंदी का, उसके PYQ है ये 25 फेब को हुआ था। इसका एग्जाम 26 में ही, यानी इसी ईयर फेब में हुआ था। शिफ्ट है इसकी 9 AM to 11 AM। उसके ये 40 क्वेश्चन है, जो कि 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तोलो पीछे बोलो। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? सबको सम्मान देने वाला, नेक काम करने वाला व्यक्ति, ईमानदारी से काम करना, सोच समझकर बात करना। देखो, पहले तोलो और बाद में बोलो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु को पहले तौल कर ही उसका मूल्य तय किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, बिना सोचे समझे क्या है, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया है? देखो, अकर्मक क्रिया क्या होती है पहले तो ये समझ लो। देखो, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होती है, इसके पास में कर्म नहीं होता है। वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है जिसका प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता है। तो वह पढ़ रही है या लड़के आम खा रहे हैं, तो यहाँ पर आम क्या है, ये कर्म है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ये सकर्मक क्रिया हो गई। सीमा खाना खा रही है, खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, तो यहाँ पर भी ये सकर्मक क्रिया हो गई। एंड नौकर पानी भर रहा है, तो पानी यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो ये भी सकर्मक। यानी ये सारे 3 ऑप्शन है जो सकर्मक क्रिया के हैं। वह पढ़ रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, पढ़ रही के साथ में क्या है, कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ A से E तक ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं, एक को छोड़कर सभी कथन एक ही संदर्भ से संबंधित है। यानी इसमें एक ऐसा ऑड वन आउट पूछा है। आपको मैं इजीली बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या ऑड वन आउट पूछा है कि कोई एक अलग है। आगरा के जौहरी ग्राम में जन्मे श्रीधर पाठक प्रकृति के अत्यंत प्रेमी थे। ठीक है, कारीगर तथा शिल्पी एक ही श्रेणी के लोग थे। उनका अनुरागी चित्त अधिकतर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत उपकरणों में ही रमा रहा है। नौकरी के प्रसंग में पाठक जी को कश्मीर आना पड़ा, इसी के चलते उन्होंने कश्मीर सुषमा की रचना कर डाली। तो इसमें ऑड वन आउट आपको देना है। तो देखिए, यहाँ पर श्रीधर पाठक की बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद में उनका अनुरागी, उनका मतलब किसका, श्रीधर पाठक का। ठीक है, उनका अनुरागी चित्त अधिकतर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत उपकरणों से में रमा रहा है। नौकरी के प्रसंग में पाठक जी। ठीक है, फिर कश्मीर सुषमा जो रचना लिखी थी वो पाठक जी ने लिखी थी। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन A एंड C एंड D एंड E, ये क्या है, ये श्रीधर पाठक के जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन और साहित्य से संबंधित है। बट B वाला ऑप्शन ये अलग है, कारीगर तथा शिल्पी एक ही श्रेणी के लोग थे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऑड वन आउट है, तो इसका B किसमें है, ये B वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, ऑड वन आउट पूछा था कि सभी तो एक से संबंधित हैं, लेकिन एक ऐसा है जो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? आपको इसमें शुद्ध वाक्य पता फाइंड आउट करना है। ठीक है, यह लड़का मोटर हाँक सकता है। हाँक ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पर भी नहीं लिखा जाता हाँक ऐसे। यह लड़का मोटर चला सकता है, यह लड़का मोटर भगाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले एक नज़र में आपको सारे ऑप्शन रीड करने की जरूरत नहीं है, एक नज़र में देखना है। हाँक ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, 2 ऑप्शन कट हो गए। और यह लड़का मोटर भगाता है, तो भगाता तो नहीं है, मोटर चलाता है तो सही हो सकता था, भगाता नहीं है, मोटर कोई भागती थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। DSSB के एग्जाम में, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत रोल है सिलेक्शन में। तो यहाँ पर टाइम को आपको कैसे अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है आपको, कि एक नज़र में सारे ऑप्शन को देखना है और जल्दी से टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
क्योंकि जिसने भी स्टडी किया ट्रूथफुल अच्छे से मेहनत की है और वो लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गया तो इस इट मीन्स उसका 100% सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट है जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है DSSB में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दिखाई पड़ती है क्या इससे, देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है सेंटेंस की, हिंदी में कर्ता होता है फर्स्ट में, नेक्स्ट फिर कर्म होता है, फिर क्या होती है, फिर क्रिया होती है। इस तरीके से सेंटेंस को अरेंज किया जाता है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड में कर्ता और क्रिया को देख लो, लास्ट में कौन सा आ रहा है, ये 1 ऑप्शन जिसमें लास्ट होगा। अब 2 ऑप्शन में 1 ऑप्शन क्या है लास्ट में। अब स्टार्टिंग देख लो, संपूर्ण देश में, सांस्कृतिक दृष्टि से एक अद्भुत समानता। तो आप इसमें इन दोनों में क्या है, देखो ये वाले दोनों ऑप्शन क्या है, कट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर क्रिया बाद में आ रही तो 1 ऑप्शन बाद में आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में चेक कर लो कि आप किस से स्टार्टिंग हो रही है। 4 ऑप्शन, एक अद्भुत समानता, फिर उसके बाद में सांस्कृतिक दृष्टि से, तो ये तो बन ही नहीं रहा, कोई भी ये नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग होगी, सांस्कृतिक दृष्टि से संपूर्ण देश में एक अद्भुत समानता दिखाई पड़ती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको फास्ट करना है, सबसे पहले ऑप्शन को कट करना है जो नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्म बाद में ही आता है और किसी में भी नहीं है जो बाद में आई सबसे लास्ट में, यहाँ पर पढ़ती है लास्ट में आएगा। तो देख लीजिए 1 ऑप्शन लास्ट में किस में है, इसमें और इसमें है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। फिर यहाँ से आप अरेंज करके देख सकते हैं। अगर कर्ता फाइंड आउट हो रहा है आपको तो तुरंत कर्ता से फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लेना है। कर्ता फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो आपको क्या है, लास्ट में क्रिया को फाइंड आउट कर लेना है कि क्रिया लास्ट में कौन सी है, इसी में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। इस तरीके से जल्दी करना है, फास्ट क्विक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता ही पर पड़े उसे डैश क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, व्यापार और उसका फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्ता पर अगर किसी क्रिया का फल पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। और अगर किसी धातु का फल अगर कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि हम कोई भी काम किसी दूसरे को प्रेरणा करके करवा रहे हैं, ठीक है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में, यहाँ पर भी क्रम बताया। अब देखो मैंने फर्स्ट में ही बताया था, या उदाहरण था, ये लास्ट में आएगा, यानी 3 ऑप्शन किस में, लास्ट में। आप देख लीजिए 3 ऑप्शन ओनली 1 में है लास्ट में, ठीक है, ये वाला, तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार हम और मैच करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन कौन सा है, 2, 4, देखो यहाँ से, महात्मा गांधी का समूचा जीवन राष्ट्रीय एकता से ओतप्रोत एक ज्वलंत उदाहरण था। तो यहाँ पर क्या है, 7 क्वेश्चंस का ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 वाला, ठीक है, ये वाला। फास्ट क्विक एक्शन करना है आपको, टाइम को मैनेज भी करना है। यहाँ से है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में उचित कारक चिन्ह, यहाँ पर कारक बहुत आ रहे हैं जो कि बहुत नॉर्मल है, आप नहीं भी करोगे फिर भी फिलिंग द ब्लैंक्स में कारक इजीली, आप क्वेश्चन को पढ़ के ही, आप सेंटेंस को जैसे ही रीड करोगे आप अपने आप ही पता चल जाएगी कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह आएगा। यह कविता कई भावों ने प्रकट करती है, नहीं, मैं प्रकट करती है, यह कविता कई भावों से प्रकट करती है, यह कविता कई भावों को प्रकट करती है, तो इसमें आ जाएगा से प्रकट करती है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह कविता कई भावों से प्रकट करती है, यहाँ पर क्या है, करण कारक होगा ये, ठीक है। यहाँ पर से क्यों आया, क्योंकि भावों से प्रकट करती है, कविता अनेक भावों के माध्यम से व्यक्त होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर से कारक का उपयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है कि जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे क्या कहा जाता है। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी क्या होता है, दोष खोजने वाला, ठीक है। किसी में अगर कोई दोष खोजता है, दोष खोजने वाला, उसको क्या कहेंगे हम, छिद्रान्वेषी। पिपासु, पिपासु यानी प्यासा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तितीर्षु क्या होता है, पार जाने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तितीर्षु क्या होता है, पार जाने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। आप ये नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं जब PYQ करा रही हूँ ना तो इन ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। चाक्षुष क्या होता है, आंखों से संबंधित होता है, ठीक है, ये आंखों से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गाइज आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मैं और भी सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रख पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है, क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। ऐसी दया जो दूसरों के दुख से दुखी होकर की जाए, यानी ऐसी कोई दया जो कि दूसरों को दुख देख करके हम खुद दुखी हो जाएं, उसे क्या कहेंगे? द्वेष कहेंगे? ये तो नहीं है। पुलिन कहेंगे? नहीं। असीम नहीं, करुणा। ठीक है, हम किसी के दुख को देख करके अगर हम दुखी हो जाते हैं तो वो क्या होती है? उसे हम करुणा कहते हैं। ठीक है, द्वेष क्या होता है? द्वेष होता है शत्रुता। पुलिन क्या होता है? पुलिन होता है नदी का किनारा। ठीक है, पुलिन किसे कहते हैं? नदी का किनारा होता है पुलिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। द्वेष में क्या है? शत्रुता, इसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। असीम क्या होता है? जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे? हम असीम कहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। अतिरिक्त वाक्य यानी कि इसमें भी ऑड वन आउट पूछा है। ठीक है, ऑड वन आउट। ठीक है, यहाँ अतिरिक्त वाक्य पूछा है। भारत को अदम्य बलशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग वीर एवं साहसी हैं। नेक्स्ट है, शस्त्र जिसके पास होता है भारत माता सभी लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, देखने से ही पता चल रहा है शस्त्र की बात कही रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? शस्त्र की बात कही गई है, जबकि बाकी के तीन ऑप्शन में क्या? भारत माता सभी लोगों की रक्षा करती है। ठीक है, और भारत को अदम्य बलशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके लोग वीर साहसी। यहाँ पर भारत के बारे में ही कहा गया है कि यहाँ पर भारत के बारे में, बलशाली के बारे में, यहाँ पर भी लोग बलशाली वीर साहसी ऐसे बताया गया है, और यहाँ पर भी भारत माता से रिलेटेड है, रक्षा करने से रिलेटेड। ठीक है, शस्त्र की बात ये नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन है जो वो गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। अच्छे दोस्त हमेशा सुख और दुख में एक दूसरे का है साथ देते। तो हम सबसे पहले तो लास्ट में देख लेते, साथ देते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होएगा? साथ देते हैं। ठीक है, है इस इन तीनों में है, इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपको क्या है? कर्ता खोजना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ, दोस्त हमेशा अच्छे सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। एक दूसरे का अच्छे दोस्त, ये भी सीक्वेंस गलत हो जाएगा। अच्छे दोस्त हमेशा सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले कट करना है। जैसे है यहाँ पर था तो हमने 4 ऑप्शन कट कर दिया। ठीक है, फिर आपको देखना है कि कहाँ से करता स्टार्ट हो रहा है। दोस्त हमेशा अच्छे, सुख दुख, सुख और दुख, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं था। एक दूसरे का अच्छे, इसका भी कोई सीक्वेंस नहीं, तो अच्छे दोस्त हमेशा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश डैश पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्रिया विशेषण में ना विशेषण है जो जा रहा है, उसमें भी क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है। ठीक है, क्रिया विशेषण बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस वाले विशेषण वाले चैप्टर को पूरा ही कर लेना आप। ठीक है, देखो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या है? क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर रमेश महत्वपूर्ण पढ़ता है, नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी विशेषता बताना है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। इसकी विशेषता क्या है? परंतु पढ़ता है, ये भी नहीं होगा। लगभग पढ़ता है, ये भी नहीं, धीरे धीरे पढ़ता है। ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कालबोधक क्रिया विशेषण से कीजिए। यहाँ पर क्रिया विशेषण आ गया, कौन सा? कालबोधक क्रिया। कालबोधक यानी समय बताने वाली क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, वो भी क्रिया विशेषण कालबोधक यानी समय को बता रहा है। तुम वहां डैश जाते हो, अधिक जाते हो, धीरे धीरे, कभी कभी, क्यों? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो धीरे धीरे नहीं आ सकता है क्योंकि ये कालबोधक नहीं है, ये समय को नहीं बता रहा है। कभी कभी, कभी कभी जाते, तो ये समय को बता रहा है, यानी काल को बता रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिक क्या है? ये परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे रीति बोधक हो जाएगा। क्यों क्या है? ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। ठीक है, यानी अपने अपराध को स्वीकार न करना। ठीक है, और दूसरे पर दोषारोपण करना, वही हो जाएगा इसका। तो हम ऑप्शन देख लें, अपने अपराध को स्वीकार न कर पूछने वाले पर ही दोष लगाना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भागे हुए चोर को पीछे से गोली मारना, ये नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका क्या मतलब होता है कि एक तो वो चोरी कर रहा है, ऊपर से जो उसे पकड़ रहा है उसी को बोल रहा है कि
तुम्हारी गलती है। तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है वो क्या है, पूछने वाले पर ही दोष लगा रहा है। नेक्स्ट ये है गाइस गद्यांश, ठीक है, इसको अच्छे से रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको क्या करना है, कभी भी आप पैसेज को सॉल्व करते सबसे पहले उनके क्वेश्चंस को देख लो, ठीक है, क्वेश्चंस को आप देख लोगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या है पैसेज पर जाइए और फिर पैसेज को रीड करिए, ठीक है। विलास 11 वर्ष का लड़का था और वह सकल के गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया, लेकिन सकल हष्टपुष्ट था। उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। विलास स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। जबकि सकल स्कूल जाता था, वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विलास कितने वर्ष का था, तो यहाँ पर पैसेज में कितने वर्ष का बताया था, 11 वर्ष का बताया था, ठीक है। तो इसका ये गाइज इसमें है ना 4 ऑप्शन, मेरे पास में जो भी ये क्वेश्चन पेपर मिले उनमें 4 ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आंसर बता रही हूँ ओनली। विलास कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था। विलास किसके गांव में रहता था, तो पैसेज में बताया था सकल के गांव में रहता था। किसके गांव में, सकल के गांव में, ठीक है। आपने देखा होगा पैसेज जब रीड करिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलास के पिता महेश क्या थे, तो वो क्या थे, मछुआरे थे, ठीक है। और विलास की माँ मछलियां बेचकर एक दिन में कितना रुपए कमा पाती थी, तो 20 से 30 आपने पढ़ा था अभी, ठीक है। विलास किस चीज का रोगी बन गया था, यहाँ पर क्या दे रखा है, गठिया का रोगी, ठीक है। तो किसका था, गठिया का रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी हम 21 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौशिक का अनेकार्थी नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। अब यहाँ पर कैंडिडेट क्या है, मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करेंगे कि अनेकार्थी पूछा है किसका, कौशिक का, तो उस समय क्या है, एक कोई भी ऑप्शन अगर पता होगी आपको कौशिक का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो आप उस पर टिक करके आ जाओगे। लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है, कौन सा नहीं है वो पूछा है, ठीक है। कौशिक किसे कहते हैं, कौशिक नेवला को भी कहा जाता है, ठीक है। नेवला को कौशिक कहते हैं। और यहाँ पर विश्वामित्र को भी कहते हैं, क्योंकि कौशिक गोत्र के कारण क्या है, विश्वामित्र को भी कौशिक कहते हैं। उल्लू को भी कौशिक कहा जाता है। यहाँ पर करोड़ है जो, करोड़ को कौशिक नहीं कहते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उसमें नहीं पूछा है, ठीक है। वर्तनी के आधार पर दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यहाँ पर त्रुटि पूछा है, ठीक है। चंद्रमा का प्रादुर्भाव रात्रि को अलंकृत करता है, तो अलंकृत करता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलंकृत, ठीक है। अलंकृत ऐसे लिखा जाता है, तो इसका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर त्रुटि पूछे किस पार्ट में त्रुटि है, तो यहाँ पर अलंकृत में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द पर्णकुटी का विलोम है, यहाँ पर विलोम पीछा, अपोजिट, पर्णकुटी। पर्णकुटी मीन्स क्या होती है, पत्तों की कुटी, पत्तों की झोपड़ी, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट प्रासाद हो जाएगा, यानी महल, ठीक है। पर्णकुटी क्या होता है, पत्तों की कुटिया यानी पत्तों की झोपड़ी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रासाद यानी महल। तृणकुटी सेम मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है, यहाँ पर भी त्रुटि पूछा है। हमारा कर्तव्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कर्तव्य में ही, अब देखो देखने से ही पता चल रहा है कर्तव्य कैसे लिखा जाता है, कर्तव्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोए उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कोए उड़ाना यानी निष्कृष्ट या बेकार काम करना, ठीक है। कोए उड़ाना क्या होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, अपना व्यर्थ काम कर रहे हो, समय को नष्ट कर रहे हो, उसे हम कहेंगे कोए उड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उल्टा काम करना ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। निकृष्ट या बेकार काम करना ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हट करना, विनाश करना ये नहीं होंगे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंचल का पर्याय नहीं है, पर्याय पूछा, पर्याय यानी पर्यायवाची, सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम पूछा है यहाँ पर अंचल का, और वो है नहीं, नहीं पूछा है, ठीक है। अंचल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अंचल किनारा कहते हैं, अंचल को हम क्या कहेंगे, किनारा, प्रदेश भी कहते हैं, पल्ला भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अवयव नहीं है। अवयव मीन्स क्या होता है, अंग या फिर भाग, या फिर भाग, ठीक है। तो अवयव नहीं होगा इसका, ये नहीं पूछा है, ठीक है। अंचल का पर्यायवाची अवयव नहीं होगा। अवयव में से होता है अंग या भाग। अंचल का के पर्यायवाची किनारा, प्रदेश, पल्ला, ठीक है, ये अंचल के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंगार उगलना, मुहावरे का अर्थ। अब देखो यहाँ पर पता चल रहा है अंगार उगलना मतलब अत्यधिक क्रोध करना, या तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंगार उगलना यानी क्रोधित होना, ठीक है। समाप्त होना नहीं होगा, व्यर्थ बकवास नहीं होगा, तुरंत काम करना, ये नहीं होंगे सारे क्वेश्चंस, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से सुमेलित है? असुमेलित है, यहाँ पर असुमेलित पूछी है। चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन मोरी में छिपाया जाता है, क्या ये सही है? चोर का भाई गृहकट एक जैसे बदमाश, ठीक है। चोर का भाई गृहकट एक जैसे बदमाश, ये सही है, ठीक है। यानी चोर का भाई गृहकट है तो वो क्या है? एक जैसे बदमाश हो गए, ये बिल्कुल सही है। चोरी और सीना चोरी एक तो अपराध और उस पर अकड़ दिखाना, ये भी सही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये भी सुमेलित है। लेकिन ये वाला ऑप्शन है ये असुमेलित है, यानी ये सुमेलित नहीं है। चोरी का धन मोरी में, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि कोई भी धन अनुचित या बेईमानी से कमाया गया जो धन है वो नष्ट हो जाता है या टिकता नहीं है। इसका आंसर ये था, ना कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करें। आपको किसका करना है? तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहेंगे हम? तत्सम कहेंगे। मीठा, मीठा क्या है? तद्भव शब्द होता है। सीधा, लंगड़ा, ये सारे तद्भव शब्द हैं। लेकिन श्वास क्या है? श्वास है जो तत्सम शब्द है। जो भी श है, ठीक है, श शब्द आ जाता है, चाहे वो आधा श हो चाहे पूरा श हो, वो तत्सम जितने भी उसके अंदर किसी वर्ड के अंदर अगर श शब्द आ जाता है या श आधा स आता है तो उसे हम तत्सम कहेंगे। अगर स शब्द है किसी शब्द के अंदर तो वो क्या है? वो तद्भव होता है, ना कि तत्सम होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और जितने भी ये चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं ना, जितने भी ये चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं ये भी तद्भव होते हैं, ठीक है। तद्भव, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जहां आधा श आ जाता है तो मोस्टली वो वर्ड क्या होते हैं? वो तत्सम होते हैं। आधा वर्ड, चाहे वो त आ जाए, चाहे वो न आ जाए आधा, चाहे वो श आ जाए, ठीक है। और कोई भी मात्रा लग रही है, जैसे र की मात्रा लगती है ना ऊपर या फिर नीचे या कैसे भी मात्रा लगती है, वो सारे तत्सम के अंतर्गत आते हैं शब्द। तो इतना मैंने शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पर अशुद्धि पूछा है। कल मैं बाजार गया था। गाइस यहाँ पर है ना, ये करेक्ट लिख गया है मेरे से, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ था बाजार, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ था ये, तो इसी वाले पार्ट में कमी थी बाजार में, ठीक है। ये बाजार ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, बाजार, बाजार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ अशुद्ध पूछा था तो यहाँ पर बाजार नहीं था, ये था बाजार, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में वर्तनी से संबंधित त्रुटि नहीं है? यहाँ पर त्रुटि नहीं है पूछा है, ठीक है। मैं यह कार्य, इसमें त्रुटि है, ठीक है। मैं यह कार्य करने में असमर्थ, ये भी नहीं है। मैं यह कार्य करने में असमर्थ, ये भी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जंगम के विलोमार्थी शब्द की पहचान कीजिए। जंगम है ना, जो जंगम का जो विलोम है वो स्थावर होता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा है। जंगम का विलोम क्या है? वो स्थावर होता है। जंगम मीन्स होता है चलने फिरने वाला या गतिशील, ठीक है, जो मूवमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। स्थावर यानी एक जगह स्थिर या अचल रहने वाले को हम क्या कहेंगे? स्थावर कहेंगे। तो इसका विलोम जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतार का विलोम बताइए। उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार एंड चढ़ाव क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विलोम पूछा है उतार का, सिंपल है, इसको देखने से ही पता चल रहा है। उतार या नीचे की ओर, चढ़ाव यानी ऊपर की ओर। घुमावदार ऐसा होता है जो कि यहाँ पर नहीं, कोई नीचे नीचे होता है। उतार यानी उतार और नीचे सेम हो गया, लचीला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण शब्द के तद्भव शब्द की पहचान करिए। घर्षण क्या है? ये तत्सम है, ठीक है। घर्षण क्या है? तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव पूछा है। घर्षण का तद्भव शब्द क्या होगा? घर्षण क्या होता है? रगड़, ठीक है। क्या होता है? रगड़, घिसना। इसका क्या हो जाएगा? घर्षण मीन्स रगड़ होता है, रगड़ना या घिसना, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? घिसना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तत्सम की पहचान क्या है। तत्सम में अगर कोई भी मात्रा, र की मात्रा कोई भी, चाहे ऊपर आए चाहे ऐसे आए, कैसे भी आए र की मात्रा, ठीक है, तो वो क्या है? वो तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर घर्षण का तद्भव क्या हो जाएगा? घिसना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अनेकार्थी शब्द पहचानो। अनेकार्थी शब्द बताना है आपको, ठीक है। इसमें
स्वागत, क्या स्वागत का कोई अनिकार्थी शब्द है? नहीं है। पुस्तक, पुस्तक का भी कोई अनिकार्थी शब्द नहीं होता है, ठीक है। या तो बुक बोलते हैं या फिर पुस्तक बोलते हैं। स्वागत में या तो इंग्लिश में वेलकम बोलते हैं, नहीं तो स्वागत बोलते हैं। कोई अनिकार्थी शब्द नहीं होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अंक या शोक। शोक का भी अनिकार्थी शब्द नहीं होता है, ठीक है। अंक, अंक का अनिकार्थी शब्द होता है, अंक मीन्स गोद भी होता है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं अंक के अनिकार्थी शब्द? संख्या भी होता है, ठीक है। अंक को हम क्या कहते हैं? संख्या भी कहते हैं। परीक्षा के अंक भी होते हैं, नाटक का एक भाग होता है अंक, और चिन्ह को भी हम अंक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनिकार्थी शब्द पूछ रहा था कि ऐसा कोई शब्द बताइए जिसके अनिकार्थी शब्द हों। बाकी के ये स्वागत है, पुस्तक है और ये शोक है, इनके कोई अनिकार्थी शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये गद्यांश। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के उन गिने चुने कवियों में से एक हैं जिनका ओजस्वी स्वर राष्ट्रीय चेतना को आज भी उद्दीप्त कर रहा है और भविष्य में भी उनकी कीर्ति लता कभी मुरझाएगी नहीं। उनके व्यक्तित्व में क्या नहीं है, वह एक साथ कवि, पत्रकार, नाटककार, चिंतक, शैलीकार थे। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य भाषा, छायावादी भाव सुषमा यदि कहीं उपलब्ध है तो एकमात्र उनकी रचनाओं में ही है। वह स्वदेशी भावना के कट्टर पक्षधर थे, इसीलिए उनकी रचनाएं कृत्रिमता से दूर सहजता की द्योतक हैं। उनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी जीवन शैली और काव्य शैली समकालीनों में सबसे भिन्न और चित्ताकर्षक थी। उनकी राष्ट्रीय विचार भावना से जुड़ी कविताओं में समर्पण की भावना सर्वोपरि है। तो हम अब इनके आंसर देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे, क्या नहीं थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा चतुर्वेदी के जीवन में व्यक्तित्व भी था, साहित्य भी था, राष्ट्रीय भावना पर भी आधारित थे और एक भारतीय आत्मा थे। तो इन ऑप्शन में इन ये सारी चीजें दे रखी होंगी और एक नहीं दे रखी होगी, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं की विशेषता नहीं थी, क्या नहीं थी? कृत्रिमता नहीं थी इनकी कविताओं में, ठीक है। ये मैं अपने आप से ही आंसर बता रही हूँ जो उसमें नहीं है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय विचार भावना से जुड़ी कविताओं में कौन सा भाव सर्वोपरि है? तो इसका 39 का आंसर हो जाएगा समर्पण की भावना, ठीक है। गद्यांश में वास्तविकता का विलोम, वास्तविकता का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिमता, ठीक है। वास्तविकता यानी रियल कोई चीज, कृत्रिमता यानी वो फेक कोई चीज हो, ठीक है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी सीरीज चल रही हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसलिए इस सीरीज़ को ज़रूर करके जाएं एग्जाम से पहले। आपके 20 आउट ऑफ 20 टीचिंग में एंड नॉन टीचिंग में 40 आउट ऑफ 40 कहीं मार्क्स नहीं गए अगर इन सीरीज़ को कर जाओगे तो, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।